हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 आरो भाग 2 के पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। तो हम पहले इनका कवि परिचय पढ़ लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर गांव, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भूरी भूरी खाक धूल। ये मतलब जो सहर्ष स्वीकारा कविता है वो इसी से ली गई है। काठ का सपना, विपात्र, सहतः से उठना आदमी, ये कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। अब आखिरी रचना क्यों नाम से, ये जो रचना है ये अब प्रेजेंट में आखिर रचना क्यों इस नाम से प्रचलित है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, आलोचना, भारत, इतिहास और संस्कृति। इसमें से आपको 4-5 नाम याद करने हैं, एग्जाम में अगर पूछ ले बाई चांस तो आपको याद होना चाहिए। इनका निधन हुआ था 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्मा, चेतना का रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्मा कवि मुक्तिबोध का पूरा जीवन संघर्ष में बीता। हार का बदला चुकाने वाले मतलब जो इनको हार मिली जीवन में, इनका जीवन बहुत संघर्षमय बीता है। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बंगलौर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें से कभी बाई चांस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि 20 वर्ष की आयु के उन्होंने मास्टरी करने के बाद वो कौन कौन सी जगह गए थे और वहाँ उन्होंने क्या काम किया था। तो वो ये सारी जगह गए थे और उन्होंने वहाँ तक मास्टरी से पत्रकारिता का काम किया था। कुछ समय तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी, इन्होंने बहुत सी बुकें भी लिखी है। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता ये युग थे। उस कविता के बाद जब नई कविता का दौर आया, नई कविता का दौर है जो अभी का दौर है, नई कविता का दौर जो आया उसमें मुक्तिबोध जो थे वो उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मतलब नई कविताएं इनकी बहुत प्रचलित थी, ये नई कविताएं लिखते। तो अगुआ तो होता है कैदी होता है। तो एक तरह से जो नई कविताओं की डोर में बंधे हुए कवि थे ये। मराठी संरचना से प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उसमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंत स्रोत हो जो कभी चूकता ही नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है। इनकी जो रचनाएं थी उसमें मराठी शब्द और मराठी भावनाएं भी थी, जो कि कुछ पाठकों के लिए कठिन थी। जिनको मराठी नहीं आती उनके लिए वो मराठी कठिन थी, पर उसमें जो भावना और जो कवि ने अपनी विचार रखे हैं वो उसे बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक बनाती थी पाठकों के लिए। जैसे कोई नैसर्गिक अंतस्रोत हो, कभी चूकता ही नहीं, जैसे कि एक बहता हुआ स्रोत हो जो कभी चूकता नहीं बल्कि लगातार अधिकाधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला जाता है, जो कि लगातार चलता रहता है बिना रुके, बिना थके। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती है। इनकी जो रचनाएं हैं ऐसी जो ये लिखते हैं एकदम भावनात्मक और विचारात्मक तरीके से, ये कभी कभी कल्पना मतलब हम इन्हें पढ़कर कल्पना कर सकते हैं कि कवि क्या कहना चाहता है, और कभी कभी ये फैंटेसीज का भी रूप लेते हैं। फैंटेसीज होती है, फेरी टेल्स होती है, मतलब जो इमेजिनरी स्टोरीज लिखी जाती है वो होती है। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्यिक संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा है। मतलब इन्होंने कुछ रचना ऐसी भी करी है जिसमें इन्होंने आलोचना करी है। जैसे कि आगे अभी प्रमुख रचनाओं में इनकी एक रचना थी एक साहित्यिक की डायरी, जो कि आलोचना है एक, और साहित्यिक संबंधी चिंतन मतलब साहित्य से संबंधी बातें इन्होंने लिखी है अपनी रचनाओं में। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे, मतलब उन्होंने पत्रकारिता का काम किया था। इसके अलावा राजनीतिक विषयों, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य होते हैं लैंडस्केप, जैसे प्राकृतिक छटाएं जो होती है,
तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। इन्होंने अपनी कविताओं में सिर्फ राजनीतिक विषयों पर ही नहीं, मतलब सिर्फ पत्रकारिता में रहकर राजनीतिक विषयों पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य मतलब जो देश विदेश की अच्छी अच्छी सुंदर प्राकृतिक छटाएं हैं उन पर, और देश की आर्थिक समस्याओं पर, इन पर भी बहुत सारी रचनाएं की है। कवि शमशेर बहादुर सिंह के शब्दों में उनकी कविता, मतलब कवि शमशेर सिंह बहादुर की कविता जो लिखी गई थी, जो शमशेर सिंह बहादुर ने लिखी थी, उनकी कविता को वापस लिखा हो इन्होंने, या उनकी कविता का सारांश किया हो, तो वो कविताएं हैं अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर। ये एक ही कवि, ये पूरी एक ही है। कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती है। हमारी बातें हमको सुनाती है, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। अब ये यहाँ पर इनका कवि परिचय खत्म हो चुका। अब हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती है, मतलब इनकी जो कविताएं होती है वो बहुत लंबी लंबी है, बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखते हैं। उन्होंने जो कुछ भी उपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी है, मतलब एक्सेप्शन है, मतलब कुछ जो छोटी मोटी कविताएं उन्होंने लिखी है, उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है। उनमें से जो कविता हमें दी गई है वो है सहर्ष स्वीकारा है, जो कि भूरी भूरी खाक धूल से संकलित है। भूरी भूरी खाक धूल एक कविता संग्रह है जिसमें बहुत सारी कविताएं होती हैं। उनमें से एक कविता है सहर्ष स्वीकारा, जो हमें यहाँ पर दी गई है। ये चीज अंडरलाइन करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है कि आपकी कविता सहर्ष स्वीकारा है वो किस कविता संग्रह से ली गई है, और इसके कवि का भी नाम आपको ध्यान रखना है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार लेना। एक कवि जो कविता का नाम है हमारा सहर्ष स्वीकारा है, तो एक होता है स्वीकारना, मतलब एक्सेप्ट करना कि हमने उसे स्वीकार लिया, और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। सहर्ष स्वीकारना होता है मतलब खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, मतलब आपको उसमें कोई आपत्ति नहीं है स्वीकार करने में। यह कविता जीवन के सब दुख सुख संघर्ष अवसाद उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। यह जो कविता है यह जीवन में आए दुख सुख संघर्ष, जो चुनौतियां आपने सामना किए, वो उठा पटक मतलब कभी जीवन में खुशियां आई हो, कभी जीवन में दुख आए हो, उठा पटक, है ना। और सम्यक भाव से सम्यक भाव होता है सही तरीके से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। इस कविता में सही तरीके से बताया गया है कि कैसे हम अपने जीवन में दुख सुख और जो संकट है, जो कठिनाई है, जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें, उन सबको कैसे मेंटेन करके चल सकते हैं। कवि को जहां से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है। इस कविता में कवि अपने आइडियल के बारे में भी बताता है, जिससे उसको प्रेरणा मिली है ये अपने जीवन में दुख सुख और इन सब का सामना करने की। उत्स होता है यहाँ पर प्रारंभ, जिसने स्टार्ट किया हो उस तक। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकारा और आत्मसात किया था कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास होने का एहसास है। मतलब उस विशिष्ट व्यक्ति, अब वो प्रेरणा या तो कोई विशेष व्यक्ति हो सकती है या कोई सत्ता, मतलब कोई वाक्य हो सकता है, जीवन का कुछ भी हो सकता है। प्रेरणा तो हम किसी से भी ले सकते हैं। तो उस विशिष्ट व्यक्ति, वैसे यहाँ पर इस कविता में व्यक्ति का ही उल्लेख है, तो उस विशिष्ट व्यक्ति और सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था, कुछ इस तरह स्वीकारा, मतलब उस व्यक्ति की प्रेरणा, उस व्यक्ति से प्रेरित होकर कवि ने उसे इस प्रकार स्वीकारा कि उसके आज भी सामने ना होने पर भी उसके आसपास होने का एहसास होता है। मतलब अगर वो व्यक्ति कवि के सामने नहीं है तो भी कवि को ऐसा लगता है कि वो उसके आसपास ही, उसके साथ है हमेशा। मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। जो चांद रात भर धरती पर चमकता है, रात भर धरती को सुशोभित करता है, चमकता रहता है, धरती को चमकाता रहता है। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, ये कविता की लाइनें हैं। मुझ पर तो तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, मतलब उसी प्रकार जो वो व्यक्ति है, जो वो प्रेरणा है, उसका चेहरा कवि के ऊपर खिलता हुआ एक चांद के समान है। क्योंकि यह एहसास आप्लन व कारी होता है स्वच्छंद, मतलब फ्री एकदम है, और कविता का मैं उसकी भाव प्रवणता होता है सेंटीमेंट्स, भावुकता, उनके भाव जो है कि निजी पक्ष से उभरकर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की
गुत्थियां सुलझाने में उसको मदद करेगी। उसके जो भाव है, उसकी जो प्रेरणा है, वह इस पक्ष में उभर कर आती है, क्योंकि ये जो सारी प्रेरणा है, जिस व्यक्ति से उसने प्रेरणा ली है, ये सारी चीजें उसे इस विश्व से, इस बृहत्तर मतलब इस कठिन विश्व से जो समस्याएं देता है उसको, कठोरता है, मतलब जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स है, तो ये जो विश्व है उसकी गुत्थियां गुत्थियां यहाँ पर होती है प्रॉब्लम्स, या को जो टफ चीजें जो होती है ना, वो होती है गुत्थियां सुलझाने में उसको मदद करेगी। वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। वो प्रेरणा या वो व्यक्ति जिसको कवि ने इस कविता में उल्लेख किया है, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। वह दिवंगता माँ भी हो सकती है, उसकी माँ भी हो सकती है, उसकी पत्नी, उसकी बहन, उसकी सहचरी, सहचरी तो सहपाठी होता है, कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की उष्मा जब उस विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त होती है। सहज स्नेह मतलब सरल स्नेह, जो स्नेह है उसकी उष्मा एक अग्नि शिखा, मतलब जो स्नेह है वो एक आग की लपटों की तरह जब बढ़ता हुआ चलता है, उड़लता हुआ चलता है, तो थोड़ी थोड़ी सी निसंगत भी एकदम से जरूरी हो आई है, और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति। जैसे ही सहज स्नेह की अग्निशिखा यहाँ पर है, अग्निशिखा मतलब आग की लपटे, और वह इस तरह आ रही है कि उस समय पर थोड़ी थोड़ी सी निसंगता होता है एकाकीपन, मतलब अकेलापन भी एकदम से उस टाइम पे अकेलापन भी बहुत जरूरी सा लगता है, और वह चाहता है मोह मुक्ति की। इस मोह माया से वह बस मुक्त हो जाए कैसे तैसे। चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले। वह चाहने लगता है कि उसका जो मानसिक अवलंबन है, उसकी जो यहाँ कवि कहता है कि अगर उसका अंधेरे से सामना हो तो वो और निडर बनेगा, और वह कहता है कि लगातार भौतिक मानसिक अवलंबन अगर उसके मन में रहे तो वो एक भय भी कायम करते हैं, मतलब भय को उत्पन्न करते हैं। ममता के बादल की मंडराती कोमलता क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। ये कविता की ही लाइनें हैं, तो इसका मतलब है कि जो ममता के बादल की मंडराती कोमलता, जो जिस तरह आकाश में बादल मंडराते हैं, उसी प्रकार जो उनका यहाँ पर जिस जिस भी व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया है, उसकी इस प्रकार ममता उनके ऊपर छाई हुई है जैसे आसमान में बादल छाए हुए होते हैं। और बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और उनकी दुख में बहलाना, कवि को दुख में उस व्यक्ति द्वारा बहलाना और उनके दुखों में उनको सहलाना, अब उनको बर्दाश्त नहीं होता ये सब। दृढ़ता और तज्जन्य कठोरता भी बड़ा मानव मूल्य है, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। वह कहते हैं कि दृढ़ता और सही कठोरता, तज्जन्य होता है अनुकूल, सही मतलब एकदम प्रॉपर, जो एकदम सेम उसके जैसा हो, भी बड़े मानव मूल्य है। ये बहुत ही बड़े मानव मूल्य है, इसलिए भूल जाना भी एक कला है, भूल जाना भी एक कला है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं, ये एक कहावत भी है, किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती है, अति किसी चीज की अच्छी नहीं। तो यहाँ पर ये है, कवि ने इस तरीके से कहा है क्योंकि उस व्यक्ति की इतनी सारी ममता, उस व्यक्ति का इतना प्यार कवि के ऊपर है कि उस चीज की अति भी अच्छी नहीं है, वह उसे कमजोर बना रहा है। हर समय की भावुकता भी कमजोर करती है। आगे हर समय की भावना, यहाँ पर उस व्यक्ति की भावना, उस व्यक्ति का कवि के प्रति प्रेम, उस व्यक्ति का कवि को सहलाना बहलाना, यह सब उसे कमजोर करती है। अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं। यहाँ अतिशय प्रकाश वो है जो जिस व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया है, उस व्यक्ति का प्रेम, उस व्यक्ति का रहना, तो यहाँ अतिशय प्रकाश वो है, से आंखें चौंधिया जाती है। चौंधिया जाती है मतलब एकदम एकाएक उसे फेस नहीं कर पाती वो, इसलिए किसी हद तक वैरणीय है। यह किसी हद तक मान्य भी है। अंधेरा भी विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले जो जीने भी मुश्किल हो जाए। तमसोमा ज्योतिर्गमय, यदि एक प्रकार का सच है, तमसोमा ज्योतिर्गमय एक प्रकार का सच है, तो उतना ही बड़ा सच है पाताल अंधेरे की गुफाएं। पाताली अंधेरे की गुफाएं, ये भी कविता में आएगा, में डूबना। भूलना दंड सही, फिर भी पुरस्कार मानकर भी ग्रहण करना चाहिए कि जो भूलना है वो भी दंड जैसा है, पर कवि इस पुरस्कार को पाना चाहता है।
धुएं के बादल भी पूर्ण विस्मृति घटित नहीं कर पाते। यादों का धुंधलापन वहां भी है। मनुष्य की संपूर्ण चेतना अंधेरा, उजाला, सुख, दुख, स्मृति, विस्मृति, ताना भरनी से भुनी एक कबीरी चादर है जिसे आत्मा चारों ओर से यानी संपूर्णता से लपेटे चाहती है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ आपका बहुत आप उससे बहुत अटैच्ड हो दिल से और आप उसे छोड़ नहीं सकते, पर आप उसे छोड़ के जा रहे तो उसकी जो यादें होती है वो आपको इस तरह से घेरे हुई होती है जैसे कबीरी चादर आत्मा के ओर चारों ओर लपेट दी गई हो, वैसे वो यादें आपको लपेट लेती है। जीवन का निष्कर्ष यही है कि वह किसी का नहीं क्योंकि सब उसकी परछाई है। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि वह है कौन? वह है कौन? वह कोई भी हो सकती है, दिवंगता माँ हो सकती है, पत्नी, बहन, सहचरी, प्रियतम, कोई भी। दिवंगता माँ या प्रिया। बृहत्तर जीवन दर्शन जो ईश्वर निष्पेक्ष होता हुआ भी उतना ही सर्वव्यापी और अवलंबनकारी जितना कबीर के राम या वर्dsworth की मातृमना प्रकृति। यह गुत्थी न भी सुलझे तो भी कविता अपनी मर्म स्पर्शिता होता है, दिल को छू जाने वाली, और द्वंद्व विहीनता होता है द्वंद्व युद्ध होना, मतलब दो लोगों के बीच में अलग अलग विचारधारा होती है और उनके बीच में युद्ध होना के कारण उतनी ही संगत और विशिष्ट है। साधक और साध्य की एकात्मा, तेरा तुझको सौंपता का लगे है मोर वाला ऐसा निरहंकार जिसमें कोई अहंकार न हो, विनय पारंपरिक साहित्य से इतर यानी आधुनिक कविता में कम ही दिखाई देता है। कंक्लूजिंगली इस पार्ट में इस कविता में यही बताया गया है कि जो कवि है वो अपनी प्रियतम, यहाँ पर प्रियतम कौन है ये भी एक सवाल है, तो जो वो व्यक्ति है जिसका उन्होंने उल्लेख किया इस कविता में वह उनका प्रेरणा है इस जीवन में, सुख दुख सबको झेलने के लिए वह उनकी प्रेरणा है। वह पर उनका इतना आत्मसात, इतना उनकी प्रेम जो है उन दोनों के बीच में वह कवि को कमजोर बना रहा है, इसलिए कवि उनसे दूर होना चाहता है पर वह उनसे दूर नहीं हो पाता क्योंकि वो उनसे जितना दूर जाता है उनकी यादें उसे और जकड़ती जाती है। तो यही इस कविता में बताया गया है।